भूवैज्ञानिकों के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत प्रचलित है। इस सिद्धांत को थेइया का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ थेइया। आज से कई अरबों साल पहले मार्स जैसा दिखने वाला थेइया नाम का एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पृथ्वी के साथ टकराया था। यह ऑब्जेक्ट लगभग मार्स के आकार जितना ही था। टक्कर के कारण पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर मौजूद था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। टक्कर से निकलने वाले पत्थरों के टुकड़े आपस में जुड़कर चांद का निर्माण करते चले गए। आप जिस पृथ्वी को देख रहे हैं उसको बनाने में थेइया का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि टक्कर के बाद पृथ्वी की जलवायु में यानी कि क्लाइमेट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। आज भी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टक्कर से पहले की पृथ्वी में जो जलवायु मौजूद थी वह अभी भी इसके सेंटर में मौजूद है। बाद में हमारी पृथ्वी कई सारे अलग अलग अवस्थाओं में आकर धीरे धीरे ग्रेजुअल विकसित होने लगी। पृथ्वी की थेइया के साथ टक्कर लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई थी और उस टक्कर का पृथ्वी पर काफी भयानक प्रभाव पड़ा था। टक्कर की वजह से पृथ्वी पूरे तरीके से एक आग का गोला बन गई थी। क्लाइमेट पूरे तरीके से खत्म हो गया था और एटमॉस्फेयर काफी गर्म हो गया था। हर तरफ लाल लावा और मैग्मा दिखाई पड़ता था। आग की नदियां बहती थी और पानी की जगह समुद्र में लावा मौजूद था। उस समय जलवायु लगभग ना के बराबर थी, परंतु कुछ मात्रा में जल के पार्टिकल्स अब भी मौजूद थे। बाद में जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तब जाकर पृथ्वी पर पानी के समंदर बने। उस समय पृथ्वी में भारी मात्रा में मौजूद मैग्मा भी ठंडा हुआ और पानी के साथ मिलकर पृथ्वी के ठोस सरफेस यानी कि पत्थर का निर्माण किया। पृथ्वी के भूविज्ञान के इतिहास में वैसे तो कई सारे प्राचीन खनिज मौजूद हैं, परंतु जिरकोन नाम का एक खनिज ऐसा भी है यानी कि मिनरल ऐसा भी है जो कि पृथ्वी का सबसे प्राचीन मिनरल भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मिनरल या खनिज पृथ्वी पर लगभग 4.5 अरब साल पहले से ही मौजूद है, यानी कि पृथ्वी के बनने के समय से ही। जैसे कि सबको पता है कि वर्तमान के समय में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मौजूद हैं, परंतु क्या आप पृथ्वी के प्राचीन महाद्वीपों के बारे में जानते हैं? लगभग हर एक महाद्वीप के नीचे बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी मौजूद हैं, पर प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग के जो महाद्वीप थे उनके नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट काफ़ी छोटे हुआ करते थे। वैसे विज्ञान की भाषा में इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक बेल्ट भी कहा जाता था, क्योंकि ज़्यादातर यह लावा से बनी हुई मेटामॉर्फिक रॉक से ही अपने अस्तित्व में आए थे। पत्थरों की ये बेल्ट बहुत ही मूल्यवान धातु सोना, चांदी, तांबा और मिनरल से भरी हुई थी। एक सिद्धांत के अनुसार लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की पहली नींव रखी गई थी। उस समय पानी में मौजूद कुछ पत्थरों के बीच फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हुई। सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया पौधों के अंदर होती है, जो कि उनको अपना खाना खुद बनाने के लिए सक्षम करती है। पृथ्वी के बनने के 2.4 अरब सालों तक जलवायु में यानी कि क्लाइमेट में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती रही, परंतु जीवन का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। इस समय पृथ्वी पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट के अंदर भी कोई सक्रियता नजर नहीं आई, जिसकी वजह से शायद इतने लंबे समय तक जीवन की उत्पत्ति भी नहीं हो पाई। खैर, उस वक्त शायद जीवन को पनपने के लिए कोई बदलाव की जरूरत थी, जो कि टेक्टोनिक प्लेट की सक्रियता के साथ भविष्य में होने वाला था। यूं तो पृथ्वी के जियोग्राफिकल हिस्ट्री में पैंजिया जैसे कई सारे विशाल महाद्वीप बने, जो कि आकार में आज के महाद्वीपों से कई गुना बड़े थे, परंतु आखिर में जो महाद्वीप आज के महाद्वीपों को बनाने वाला था वो पैंजिया था। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि कई महाद्वीपों के बंटने के बाद भी आज के महाद्वीप आपस में कई बार इकट्ठे भी हुए हैं। हमारा देश भारत पूरे तरीके से एक स्वतंत्र टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर मौजूद है, इसलिए आज भी पूरा का पूरा देश एक तरीके से गतिशील है, मूव कर रहा है। इसी गतिशीलता के कारण आज हम हिमालय को देख पा रहे हैं। 2 टेक्टोनिक प्लेटों के अंदर की टक्कर का नतीजा हिमालय का बनना है। आज भी भारतीय टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से एक साल में यह लगभग 6.1 सेंटीमीटर तक ऊंचाई में बढ़ जाता है। अरबों साल पहले पृथ्वी एक बर्फ का गोला थी, लेकिन टेम्परेचर में गिरावट आना और वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण एक विशाल महाद्वीप का आपस में टूटना था। उस समय में पूरी की पूरी पृथ्वी मोटे बर्फ के चादर के तले दबी पड़ी थी, इसलिए कई बार पृथ्वी की इस अवस्था को देखकर वैज्ञानिक इसे स्नोबॉल अर्थ भी कहते हैं। हड्डियां तक जमा देने वाली जलवायु के साथ ही साथ ग्लेशियर के जमावड़े आपको पूरे पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलते हैं। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना बहुत ही मुश्किल था। पहले से ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उस समय पृथ्वी के जलवायु में फंस कर रह गई थी, जो कि बाद में पृथ्वी के सरफेस को ठंडा करने के लिए जिम्मेदार बनी। उस समय इक्वेटर के पास स्थित जगहों पर भी ग्लेशियर्स के बड़े बड़े टुकड़ों की मौजूदगी आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जीवन के पनपने के लिए कितना भारी संघर्ष से गुजरना पड़ा होगा।
अब हम लोग पृथ्वी पर जीवन के पनपने के बारे में बात करें तो आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले पृथ्वी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे गए। उस समय टेम्परेचर जीवन के पनपने लायक होने के साथ साथ जलवायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। बर्फ के गोले से अब पृथ्वी धीरे धीरे अपने असली अस्तित्व में आ रही थी। 30 से 54 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली जीवन की उत्पत्ति का अंदाजा लगाया जाता रहा है। वैसे उस समय बनने वाले पहले जीव यूनिसेलुलर थे, जो एक सेल के बने हुए थे, और बाद में उनके अंदर विकास के चलते मल्टीसेलुलर जीवों का अस्तित्व आया। यह पृथ्वी के भूगोलीय इतिहास यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में एक ऐसा वक्त था जब पृथ्वी को पहली बार भारी तबाही का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 60,000 सालों के अंदर ही अंदर पृथ्वी पर उस समय मौजूद 90% जीवों की प्रजातियां खत्म हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, और जीवन की समूल नाश का खतरा मंडरा रहा था। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले यह भयानक काल पृथ्वी को अपने चपेट में ले ही लिया था। इसी भयानक समय के दौरान ही डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। हालांकि इसके बाद क्रेटेसोरस पीरियड यानी आज से 6 करोड़ साल पहले भी दोबारा डायनासोर के विनाश के चलते उस समय पृथ्वी से लगभग 85% जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई थी। वैसे डायनासोर के लुप्त होने का कारण साइबेरिया में होने वाले एक विशाल ज्वालामुखी के धमाकों को माना जाता है, और चौंकाने वाली बात यह भी है कि ज़्यादातर लोगों को आज भी यह लगता है कि डायनासोर के लुप्त होने का मुख्य कारण मेटेओराइट का टकराना है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। आज से 26 लाख साल पहले एक आइस एज का अंत हुआ और आगे भी ऐसी आइस एज का चक्र चलता रहेगा। आइस एज के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि जब भी कोई आइस एज शुरू होता है तो तब पोलर एरिया से ग्लेशियर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक पहुंचते हैं। ऐसे में नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक जाता है। आज के समय में हम यानी इंसानों ने जिस तरीके से पृथ्वी पर अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है, उसको देखते हुए वैज्ञानिक इस समय काल को प्लास्टिसीन का नाम देते हैं। आज हम जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन का समय सीमा लगभग 450 से 1000 सालों तक का है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में अगर पृथ्वी बदलती है तो उस समय प्लास्टिक का प्रभाव एनवायरनमेंट पर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और कुछ साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि प्लास्टिक से बने हुए पत्थर हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे।